दोस्तों, हम देख चुके हैं कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। वे एटॉमिक स्पीसीज जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम हो लेकिन मास नंबर या एटॉमिक मास डिफरेंट हो, आइसोटोप्स कहलाते हैं। दोस्तों, अब हम अलग अलग एलिमेंट के जो अलग अलग आइसोटोप्स हैं उनके एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। मतलब ये जो डिफरेंट आइसोटोप्स है इनका यूज़ कहाँ पे और कैसे कैसे किया जाता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जब आप आगे जाकर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फाइट करेंगे तो जनरल साइंस में इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, तो पूरे ध्यान से आप समझिएगा। दोस्तों, हमें पता है कोई भी काम करने के लिए एनर्जी की बहुत ही ज़रूरत होती है। किसी भी देश की इकोनॉमी इस बात पे डिपेंड करती है कि उस देश के पास, उस कंट्री के पास एनर्जी के कौन कौन से सोर्स अवेलेबल है। आज के ज़माने में अगर एनर्जी की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा बात होती है न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में। इस न्यूक्लियर एनर्जी का हम यूज़ कंस्ट्रक्टिव वे में भी कर सकते हैं और डिस्ट्रक्टिव वे में भी कर सकते हैं। डिस्ट्रक्टिव वेव का मतलब ये हुआ कि अनकंट्रोल्ड मैनर में अगर न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट की जाए तो वो एटम बम के रूप में तबाही मचा सकता है। लेकिन अगर हम न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ कंस्ट्रक्टिव वे में यानी कंट्रोल्ड मैनर में करें तो ये बहुत ही अच्छा एनर्जी का एक सोर्स हो सकता है। तो दोस्तों, ये जो न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है ये न्यूक्लियर रिएक्टर में जनरेट की जाती है, और इन न्यूक्लियर रिएक्टर में जो हम फ्यूल यूज़ करते हैं वो हम यूरेनियम 235 यूज़ करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि U-235 न्यूक्लियर रिएक्टर में फ्यूल के रूप में यूज़ होता है। क्लियर? अब जो आइसोटोप्स हैं उनका यूज़ मेडिकल फील्ड में भी होता है। दोस्तों, कैंसर के बारे में बहुत सुन रखा है। कैंसर में बेसिकली होता क्या है कि कोई पर्टिकुलर सेल बहुत ज़्यादा डिवाइड होकर अपने नंबर्स बढ़ाती रहती है। अनकंट्रोल्ड मैनर में सेल डिवीज़न होता रहता है, सेल्स के नंबर बढ़ते रहते हैं और ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इन जो कैंसर की सेल्स है या ट्यूमर है, इनको ख़त्म करने के लिए हम कुछ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का यूज़ करते हैं। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जिनमें से हाई एनर्जी रेडिएशन निकलती रहती है, जिनकी पेनिट्रेशन पावर बहुत ही ज़्यादा होती है। तो वो रेडिएशन बॉडी के अंदर पेनिट्रेट कर कर कैंसर की सेल्स को या ट्यूमर को क्या कर देती है, ख़त्म कर देती है। तो इन रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के रूप में हम कोबाल्ट 60 का यूज़ कर सकते हैं, जो कि बॉडी कैंसर के ट्रीटमेंट में काम आता है। और अगर हम स्किन कैंसर की बात करें तो स्किन कैंसर के ट्रीटमेंट में फॉस्फोरस 32 का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा सोडियम 24 इसका यूज़ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की स्टडी में या उसमें अगर कोई एबनॉर्मेलिटी आ गई है तो उसको डिटेक्ट करने में काम में लिया जाता है। दोस्तों, हमें पता है गले में एक थायराइड ग्लैंड होती है जो थायरॉक्सिन हार्मोन को सीक्रेट करती है। लेकिन दोस्तों, कभी कभी बॉडी में आयोडीन की कमी होने से उस थायराइड ग्लैंड में सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, जिससे गला सूजा हुआ दिखाई देता है, जिसे हम गॉइटर कहते हैं। तो इस एबनॉर्मेलिटी यानी कि इस स्वेलिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड को ठीक करने में आयोडीन 131 का यूज़ होता है। तो दोस्तों, इस तरीके से हम देख चुके हैं कि डिफरेंट आइसोटोप का यूज़ मेडिकल फील्ड में भी बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा आइसोटोप्स का यूज़ जियोग्राफिकल फील्ड में भी बहुत ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल, आपने नाम सुना होगा कार्बन डेटिंग। तो कार्बन का एक आइसोटोप होता है C14। इसका यूज़ फॉसिल्स की एज का डिटर्मिनेशन करने में होता है और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कार्बन डेटिंग। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात हमें कार्बन डेटिंग के बारे में ये ध्यान रखनी है कि इसके द्वारा हम सिर्फ ऑर्गेनिक सब्सटेंस की ही एज डिटरमाइन कर सकते हैं, मेटल की एज डिटरमाइन नहीं कर सकते। ऑर्गेनिक सब्सटेंस का मतलब हुआ वो सब्सटेंस या वो ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर कार्बन प्रेजेंट हो। क्लियर? दोस्तों,
कार्बन डेटिंग के थ्रू हम किसी भी फॉसिल्स की एज डिटरमाइन कैसे कर सकते हैं, इसे समझने के लिए हमें कुछ बातों का पता होना चाहिए। सबसे पहले अगर हम कार्बन के आइसोटोप्स की बात करें तो कार्बन के 3 आइसोटोप्स पाए जाते हैं, C12, C13 और C14। देखिए इन सब का एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट है, तो ये कार्बन के क्या हो गए, आइसोटोप हो गए। इन तीनों आइसोटोप में से C12 और C13 तो स्टेबल फॉर्म है, लेकिन जो C14 होता है वो रेडियो एक्टिव इन नेचर होता है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का मतलब ये होता है कि वो टाइम के साथ डिजनरेट होता रहेगा, उसमें से रेडिएशन निकलते रहेंगे, वो टाइम के साथ कम या ख़त्म होता रहेगा। क्लियर दोस्तों, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि प्लांट और एनिमल में कार्बन के इन तीनों आइसोटोप में से सबसे ज़्यादा C12 फॉर्म पाई जाती है और सबसे कम C14 यानी कि रेडियो एक्टिव फॉर्म पाई जाती है। दोस्तों, दूसरी बात हमें यह ध्यान रखनी है कि जब हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो इस लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी प्लांट हो चाहे एनिमल हो, इसमें C12 फॉर्म भी होती है और C14 फॉर्म भी होती है। इन दोनों का रेशियो हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है। लेकिन जब कोई एनिमल की डेथ हो जाती है तो C12 तो क्या होता है, स्टेबल होता है, उसका डिसइंटीग्रेशन तो होगा नहीं, लेकिन जो C14 है वो रेडियो एक्टिव इन नेचर होने के कारण वो टाइम के साथ उसका लेवल उस ऑर्गेनिज्म में कम होता रहेगा, यानी C14 डिसइंटीग्रेट होता रहेगा, जबकि C12 फिक्स रहेगा। एनिमल के डेथ से पहले जितना C12 था उतना ही बाद में भी रहेगा, लेकिन डेथ के बाद अगर मैं C14 की बात करूं तो C14 का लेवल उस डेड एनिमल में कम होता रहेगा। क्यों? क्योंकि ये कैसा होता है, रेडियो एक्टिव इन नेचर होता है, C12 रेडियो एक्टिव इन नेचर नहीं होता। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि C14 का फॉर्मेशन कैसे होता है और किस तरीके से हम किसी फॉसिल्स की एज डिटरमाइन कर सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। हमें पता है कि सन से बहुत सारी रेडिएशन निकलती रहती है। इन्हीं रेडिएशन में एक स्पेसिफिक टाइप की रेज निकलती है जिन्हें हम कॉस्मिक रेज बोलते हैं। इनकी स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर ही होती है। अब दोस्तों, सन से जो ये कॉस्मिक रेज निकल रही है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन से इंटरैक्ट करती है और इंटरैक्ट होने से C14 का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? अब ये जो C14 जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्ट कर कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करती है और इस कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन कौन सा है, C14 है, यानी रेडियो एक्टिव कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट है। क्लियर? अब दोस्तों, ये जो CO2 बनी जिसमें कार्बन C14 के रूप में यानी रेडियो एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है, ये कौन इंटैक्ट करेगा, प्लांट्स इंटैक्ट करेंगे। तो प्लांट के अंदर क्या आ जाएगी, CO2 आ जाएगी और CO2 के साथ साथ ये C14 भी अब किस में चला गया, प्लांट में चला गया। इन प्लांट को कौन खाएंगे, एनिमल खाएंगे। तो ये जो CO2 से जो C14 प्लांट में आया था वो प्लांट से C14 किस में आ जाएगा, एनिमल में आ जाएगा। क्लियर? अब जब इस एनिमल की डेथ होगी तो दोस्तों, एनिमल की डेथ होने पर ये जो C14 है वो लेवल क्या बढ़ पाएगा, नहीं बढ़ पाएगा। क्यों? एनिमल की डेथ हो गई तो वो प्लांट खा नहीं पाएगा। C14 आ कहाँ से रहा था, प्लांट से आ रहा था। जब एनिमल की डेथ हो गई तो वो कुछ भी कर नहीं पाएगा, खा पी नहीं पाएगा, तो उसके अंदर C14 बाहर से तो आ नहीं पाएगा और जो ऑलरेडी उसके अंदर C14 है वो टाइम के साथ क्या होता रहेगा, डिसइंटीग्रेट होता रहेगा। क्योंकि अभी अपन ने देखा था कि C14 रेडियो एक्टिव इन नेचर होते हैं। अब दोस्तों, हम क्या करेंगे कि जो फॉसिल्स हमें मिले हैं उसके अंदर C14 का कंसंट्रेशन हम फाइंड आउट करेंगे और इस C14 की कंसंट्रेशन को हम कंपेयर करेंगे उस C14 की कंसंट्रेशन से जो कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती है। इन दोनों के कंपैरिजन से हम किसी भी फॉसिल्स की एज का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में या लिविंग एनिमल में
C14 की कंसंट्रेशन 10 होती है, मान लीजिए। क्लियर। अब चूंकि C14 रेडियो एक्टिव इन नेचर होता है तो वो टाइम के साथ क्या होता रहेगा, कम होगा। तो मान लीजिए कि 1 साल में C14 की कंसंट्रेशन 1 डिजिट कम हो जाती है। क्लियर। मान लीजिए कोई एनिमल की डेथ हो गई और जब उसका फॉसिल्स हमें मिला और उस फॉसिल्स में जब C14 की कंसंट्रेशन का लेवल निकाला गया तो उस C14 की कंसंट्रेशन का लेवल 5 निकला। तो बताइए वो जो फॉसिल्स मिला वो कितने साल पुराना होगा। तो देखिए दोस्तों, हमें पता है कि 1 साल में 1 डिजिट कम होती है C14 की कंसंट्रेशन की। तो अगर हमें C14 का कंसंट्रेशन 5 मिला, इसका मतलब 5 साल लगे होंगे C14 की कंसंट्रेशन 10 से 5 होने में। इसका मतलब वो एनिमल कितने साल पहले मरा होगा, 5 साल पहले मरा होगा। आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से हम कार्बन डेटिंग से किसी भी फॉसिल्स की एज का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं।